निम्नलिखित में से कौन सा नमक पानी में अघुलनशील है? बेरियम सल्फेट। निम्नलिखित में से पानी में अघुलनशील बेरियम सल्फेट है। NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। CuSO4 का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। MgSO4 का रासायनिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। पारंपरिक धुंध किसका मिश्रण है? धुआं, कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड का। पारंपरिक धुंध धुआं, कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन तय की गई है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना यह भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनम से तार का गर्म होना यह भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीयकरण होना यह भी भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पदार्थ का किण्वन। पदार्थ का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। पदार्थ का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जल का जल वाष्प में परिवर्तन। जल का जल वाष्प में परिवर्तन यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? एक आइस क्यूब पिघलना। एक आइस क्यूब पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। गैस से तरल अवस्था में परिवर्तन को संघनन कहा जाता है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? बर्फ। बर्फ एक ऊर्ध्वपातन नहीं है। दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन। दो या अधिक पदार्थ के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलेय और विलायक का समांग मिश्रण कहलाता है विलयन। विलेय और विलायक का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? पानी में चीनी का घोल। पानी में चीनी का घोल एक समांगी मिश्रण है।
निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? मीथेन। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी 2। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है विजातीय मिश्रण। रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना। दूध का दही में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना यह भौतिक परिवर्तन है। जल का घनत्व किस बिंदु पर मान्य है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तन हो जाता है? डिपोजिशन। वह प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है डिपोजिशन निक्षेपण कहा जाता है। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में परिवर्तन को कहा जाता है। कंडेंसेशन संघनन गैस से द्रव में परिवर्तन को कहा जाता है। इवेपोरेशन द्रव से गैस में परिवर्तन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, दूध से दही जमना यह सब रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन पदार्थ की 5वीं अवस्था है। ब्लीचिंग पाउडर है यौगिक। ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। निम्न में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक या दोनों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तत्व। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? H2O। प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ H2O जल है। निम्नलिखित में से किसके में विसरण तीव्रता से होता है? गैसों में। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? ठोस में। ठोस अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है यह कथन सही नहीं है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं यह कथन सही है। पदार्थ कणों से बना होता है यह कथन भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है यह कथन सही नहीं है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है
समांगी और विषमांगी दोनों। मिश्रण प्राकृतिक में समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कोलाइड। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में कोलाइड शामिल नहीं है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अमिश्रणीय। जब कोई तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे अमिश्रणीय कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। निम्न में एक यौगिक नहीं है। लेड। लेड एक यौगिक नहीं है। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? मोल। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई मोल है। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या है? रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निश्चित अनुपात नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रसायन शास्त्र में कण या मोल शब्द का परिचय किसने दिया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। रसायन शास्त्र में कण या मोल शब्द का परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया था। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात ज्ञात कीजिए। 14:3। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 है। CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 5:2। CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 5:2 है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान में उपस्थित होते हैं 1:8। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात में 1:8 में उपस्थित होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं 14:3। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा 14:3 में होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 5.3 × 10⁻³ ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु में द्रव्यमान 5.3 × 10⁻³ ग्राम होता है। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितना ग्राम परमाणु मौजूद होता है? 6 ग्राम। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? 9.6 ग्राम। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान 9.6 ग्राम है। नब्बे ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी है? 5 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 परमाणु। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। सोलह ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 6.022 × 10⁻23। 16 ग्राम ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन के परमाणु 6.022 गुणा 10⁻23 होते हैं। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अणु भार क्या होगा? 48 ग्राम पर मोल। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? बॉयल का नियम। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम बॉयल का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। किस नियम में यह कहा गया है कि निरंतर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन परम ताप के अनुलोमानुपाती होता है? चार्ल्स का नियम। निरंतर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन परम ताप के अनुलोमानुपाती होता है। यह चार्ल्स का नियम है। स्थिर आयतन पर गैस का ताप दाब के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? गै-लुसाक का नियम। स्थिर आयतन पर गैस का ताप दाब के समानुपाती होता है। यह नियम गै-लुसाक का नियम है। समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? एवोगाड्रो का नियम। समान दाब और समान ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम एवोगाड्रो का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन होगा तिहाई। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन 1/3 होगा। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम बेल ने प्रतिपादित किया था। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्ग के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम किसका है? ग्राहम का नियम। किसी निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्ग के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम ग्राहम का नियम है। एक गैस विसरण की दर है अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक गैस विसरण की दर उसके अणुभार के वर्ग के एक गैस के विसरण की दर होती है अणुभार के वर्गमूल में व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक गैस के विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निम्न में वायु से हल्की गैस कौन सी है? अमोनिया। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है? निम्न दाब उच्च ताप पर। वास्तविक गैस निम्न दाब तथा उच्च ताप पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। इसका कारण क्या है? विसरण। जब किसी कमरे में एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। इसका कारण विसरण है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम हो -273 डिग्री सेल्सियस। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस हो।
-273 डिग्री सेल्सियस को परम ताप भी कहा जाता है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो प्राय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। गैसीय समीकरण में Pb बराबर nRT में n सूचित करता है। एक मोल गैसों को निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम गैस से संबंधित नहीं है। किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। किसी गैस को दबाने पर उसका दाब तथा तापमान दोनों बढ़ जाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा उसके तापमान पर निर्भर करती है। परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वभाव प्रक्रिया को कहा जाता है गैसों का विसरण। चार्ल्स के नियम का पालन है। स्थिर दाब। चार्ल्स के नियम का पालन स्थिर दाब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात है 1:4। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात 1:4 है।